लंबी देहर माइंस एक बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे बताते हैं कि भाई 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी उस माइंस के अंदर। तो ऐसा कोई दिल्ली और गुड़गांव का बंदा नहीं है जो यहाँ से जब ट्रैवल ना करता हो और वहाँ रुकता ना हो। और आज तक वहाँ पे मोस्टली मेरे बाद या मेरे से पहले एक इंसान गया ज़रूर है, वो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ पे नहीं जा पाया जहाँ पे उन 50,000 लोगों की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे लोग, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ कहते हैं ये बड़ा हॉन्टेड है, लेकिन वहाँ पे बॉलीवुड के भी कई सारी ऐसे गानों की शूटिंग हो रखी है। कई सारे ऐसे इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर हैं वहाँ जाके वीडियोस बनाते हैं। दिन में तो वो बना लेते हैं, लेकिन रात के उनके माइंड में ये एक चीज़ मेकअप हो रखी है कि भाई यहाँ पे ना 50,000 भूतों की प्रेजेंस है। और उसमें से पहला बंदा मैं भी एक ऐसा था कि जब मैं गया था तो मेरे को भी यही लगता था कि यहाँ पे 50,000 भूत भटकते हैं। लेकिन भाई वही धीरे धीरे सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो फिर भाई मैं एक बार वहाँ गया, लॉकडाउन में गया वहाँ पे 2020 में आई थिंक, वहाँ पे मैं गया। लॉकडाउन में कैसे? लॉकडाउन में भाई अब आप, एक वर्ड बड़ा चलता है ना, सिस्टम है, तो भाई सिस्टम है है पूरा इंडिया Source है में तकलीफ। सोर्स है भाई, पूरा मतलब सोर्स है, जिस वजह से आज मैं इस फील्ड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तभी मैं आज पूरे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। एक सोर्स मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, आप कह लो अच्छे लोगों की ब्लेसिंग भी है और कई लोगों का सपोर्ट भी है। तो भाई मैं लंबी देहर माइंस पहुंचा, मैं और मेरा कैमरामैन, हम सिर्फ 2 ही बंदे गए। वहाँ पे हमने पूरा वो कैंप लगाया, टेंट लगाया, वहाँ हमने स्टे किया, रात को रुके। अगले दिन हमने उसे शूट करने की कोशिश करी। मैं वहाँ पे पहुँचा भी रात को 2 बजे पहुँचा हूँ, मतलब 4 साढ़े 4 किलोमीटर का ट्रैक है। रात को 2 बजे हम 2 बंदे घूम रहे हैं, मेरे पास मतलब अपनी सेफ्टी के लिए भी चीज़ें थी, वेपन्स थे। तो मैं वो लेके गया, मेरा कैमरामैन के भी हाथ में कुछ ना कुछ था। क्या वेपन ले गए? भाई मेरे पास लाइक गन भी है, ऑल इंडिया लाइसेंस है मेरे पास, हाँ बहुत पहले से है, 5-6 साल हो गए हैं। तो मैं वो भी लेके गया। तो मुझे लगा कि कोई पैंथर आ जाए, या मोस्टली ऐसी जगहों पे ना क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे मुझे जो डर था वो सबसे ज़्यादा पैंथर का था, क्योंकि भाई लॉकडाउन में ये जगहों पे कुछ अवेलेबल तो था नहीं, तो सारे जितने जानवर थे वो ऊपर की तरफ आते जा रहे थे। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद मैं, आप मेरी वीडियो देखना, आपको दिखेगा, वो कुछ क्लिप्स ऐसी देखोगे आप, तो उसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है। वहाँ पे मैं रास्ता भटक गया, ट्रैक करने के बाद मैं उस माइंस तक पहुँच ही नहीं पाया, मतलब वो मेरी कोशिश फेल होगी। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोच रखा था कि मेरे को यहाँ ज़रूर जाना है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ना कभी पहुँच पाए अब तक, ना कोई हिम्मत करता है वहाँ जाने की। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि किसी भी हॉन्टेड जगहों पे एक गोस्ट की प्रेजेंस हो सकती है, एक फैमिली मर सकती है, लेकिन वहाँ पे 50,000 लोगों की आत्माएं हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है और एक्चुअली ऐसा है भी। मतलब अगर चलो मैं कहता हूँ 50 नहीं होंगी, 20,000 तो होंगी, इतना फेकनेस तो नहीं हो सकती। तो भाई मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे रास्ता भटक गया आते टाइम। मतलब मैंने देखा कि यार अब मैं फ़ेल हो चुका हूँ, मेरे से ये लोकेशन शूट नहीं हो पाएगी। मैं वापस आया, वापस आने के बाद मैंने रास्ते में देखा कि एक गाय की डेड बॉडी उस टाइम पड़ी हुई है मेरी कार के आगे। मतलब जाते टाइम वो नहीं थी कार, मैं जितनी मेरे से कार ले जाई गई मैं उतनी लेके गया, लेकिन आते टाइम देखा मैंने एक कार की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है। गाय की, सॉरी कार की कह रहा हूँ, गाय की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो वहाँ पे क्या हुआ भाई, मैंने फिर निकला वहाँ पे, उसको हटाने की कोशिश करी, हम वहाँ से वापस आ गए। तो उसके बाद ये दोबारा भी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे फिर से गया, क्योंकि वो मेरे माइंड में, और वो मेरी अब तक की सबसे फेवरेट और एक ऐसी लोकेशन है जिसका मुझे मिथ क्लियर करना था। और ये अभी कब गए थे? ये भाई अभी आई थिंक लास्ट मंथ पहले गया था मैं। लास्ट मंथ पहले मैं और वही कैमरामैन, हम दोनों वापस गए। वहाँ जाने के बाद जैसे ही हम ट्रैक करके गए, बड़ी मुश्किल से ट्रैक करके गए, तो वहाँ ये पैरानॉर्मल और हॉन्टेड वाली चीज़ें जुड़ती हैं। नॉर्मल वैसे तो मेरे लिए सारी जगह हैं, जहाँ पे भूत है वो जगह मेरे लिए नॉर्मल है। भाई वैसे दुनिया में काफ़ी जगह ऐसी हैं जिनके बारे में मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ना पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये जगह हॉन्टेड होने वाली है और वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। जैसे मैं अभी एक ना ये आर्टिकल पढ़ रहा था,
अभी अपना 22 जनवरी को जो इनाग्रेशन हुआ था राम मंदिर का, वो एक एस्ट्रोलॉजर ने 2017 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2024 में इसका इनाग्रेशन होगा। बट अगर देखा जाए तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था इसका। और तो और भाई मैंने ना एक और चीज़ एक्सपीरियंस करी है, जो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इसी के अराउंड बात हो रही है, तो मैं बता दूं मैंने एक्सपीरियंस की एक चीज़ कि मैं ना स्क्रॉल कर रहा था अपने इंस्टाग्राम पे, तो आजकल एक ऐप है एस्ट्रोटॉक जो बहुत ज़्यादा अपने ना ऐड रन कर रही है, तो वो मैंने डाउनलोड कर ली। तो फिर मैंने कहा चलो बात करता हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो मेरी बात हुई एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से। तो उन्होंने, इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछता, उन्होंने ना आगे से ही मुझसे पूछ लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, टाइम ऑफ बर्थ क्या, तो मैंने उनको बता दिया चलो। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे बता दिया कि तुम कुछ सोशल मीडिया के अराउंड काम करते हो। अच्छा। मैंने कहा हाँ, बट मुझे चलो ये फिर नॉर्मल, मुझे फिर भी ये नॉर्मल लगा। तो फिर उन्होंने लेकिन 2-4 चीज़ें फिर बाद में मुझे ऐसी बता दी जो मुझे पता है, इन दोनों को पता है या मेरी फैमिली को पता है। मैंने कहा यार ये सही है। तो फिर मैंने बात कंटिन्यू करी और फिर मैंने 2-4 क्वेश्चंस ऐसे अपने फ्यूचर के बारे में पूछे उनसे, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में। तो बढ़िया था यार वो। अच्छा। और भाई सही बताऊँ ना, लाइफ में ना फ्यूचर को लेके ना डाउट आते ही हैं यार। अगर मान लो किसी को रिलेशनशिप में जाना है तो भाई वो उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछ लेगा, यार मेरा इस बंदे या इस पार्टनर के साथ मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, तो बढ़िया ही है अगर तुमको वहाँ से मालूम पड़ जाए। और मैं तो इनफैक्ट ऐसे लोग को भी जानता हूँ जो मानो कि जॉब इंटरव्यूज़ पे जा रहे हैं, 40-50 इंटरव्यूज़ दे दिए उन्होंने, लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं हो पा रही चीज़ें, तो तुमको वहाँ से बात करके काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अपनी एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक डाल देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो और आपको पहली चैट भी वहाँ से फ्री मिल जाएगी। हाँ तो भाई हम कंटिन्यू करते हैं, क्या बात कर रहे थे हम? आपको क्या फील होता है जो आपको नॉर्मल लगता है? मतलब जैसे हम जैसे कोई लोग जाएं तो वहाँ पे हमारे को और आप में क्या डिफरेंस होगा फील होने में, जो हमें अब नॉर्मल लग सकता है आपको नॉर्मल लगता है? भाई पहली बात तो मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं ये कहता हूँ अपने लोगों व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि भाई मैं तपस्या भी बहुत करता हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं रात रात को बैठ के तब भी करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं रखूँगा तो ये चीज़ें मुझे भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो भाई वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि जब कोई जगह बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे मैं रास्ता भटक गया लंबी देर माइंस का, पिछली बार मैं गया था फेल हो गया था, लेकिन सेकंड टाइम मैं गया, लेकिन मैं उस टाइम सही ट्रैक पे जा रहा था। लेकिन वो रास्ता ऐसा है, अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा मैं बार बार ना अपनी जो जगह थी वो भूल जा रहा था, कि मेरे को लग रहा था यार यहाँ जाना है, यहाँ जा रहा हूँ तो एकदम नॉर्मल है, कुछ फील नहीं हो रहा है, कोई लंबी लंबी मैं सांसें नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कोई आवाज़ें नहीं आ रही। जैसे ही मैं लंबी देर माइंस के आगे बढ़ रहा हूँ भाई मेरा पैर फिसल रहा है, मेरी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे पैंथर की आवाज़ आ रही है। मतलब आप वीडियो देखोगे उसमें आपको 2 आंखें दिख रही हैं क्लियर, उसमें दिख रहा है और उसमें आप बार बार सुनोगे कि कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही है। मेरा पैर फिसल गया, तो मेरे कैमरामैन ने कैमरा छोड़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं खाई में गिरने वाला था उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे भाई जा ही नहीं सकते, नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता। मतलब मैं ये बोलूँगा कि अगर 30 बंदे इकट्ठे होके जाएंगे ना, तो उसमें से 29 बंदों को सिर्फ ये होगा कि भाई रहन देते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उस लोकेशन पे जाता रहा, तब तक मेरे साथ नेगेटिविटी मुझे फील होने लगी। और मेरे को नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो फील होती है, मतलब काफ़ी लोग इसे झूठ भी बोल सकते हैं, मेरे ना भाई गूज बम्स, मेरे जो रोंगटे हैं ना वो पैरों से लेकर यहाँ पूरी बियर्ड तक खड़े हो जाते हैं जब कोई नेगेटिविटी मेरे आसपास होती है। लाइक कई जगहों पे जैसे मेरे को फील हो रहा होता है टेक्निकली, जैसे कि कोई मशीन है, वो सिर्फ मुझे उसकी एग्जिस्टेंस प्रूफ करती है कि हाँ देयर इज समवन, कि यहाँ पे भूत है। लेकिन जो मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ, जो मैं खुद से फील करता हूँ, तो वो मुझे इस बात का प्रूफ देती है कि भाई तेरे आसपास कोई आत्मा भटक रही है। तो भाई मैं लंबी देर माइंस गया, माइंस में जैसे ही मैंने एंटर किया, आप फाइनली उस स्पॉट पे पहुंच गया। कितने बजे? रात हो रही थी तब? रात ऑलमोस्ट, हाँ भाई 2-3 बज गए होंगे। 1-1.5 घंटे ट्रैक करके गए हम। 1.5 घंटे ट्रैक करने के बाद उस जगह पे पहुँचे। पहुँचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना वहाँ की आत्माएं बार बार ना कंफ्यूज कर रही हैं। वो कंफ्यूज कैसे कर रही हैं? वो मुझे जाने के लिए कह रही हैं कि तू चले जा। तो ये आपको आवाज़ आ रही है फिर क्या? मैं बताता हूँ। इंडिकेशंस आ रहे हैं? हाँ, ये एक तो एक वाइब्रेशन जो मुझे फील हो रही थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, वो तो है ही है, वरना आज तक कोई क्यों नहीं जा पाया भाई वहाँ पे, क्यों नहीं हिम्मत कर पाया। दूसरी चीज़ भाई वहाँ पे ये भी हो रही थी कि वहाँ पे मेरे को
कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई भटक रहा है, कोई ना कोई ऐसे मतलब कोई कोई ना कोई महसूस चले हो जा रहा रहा है, है। महसूस हो रहा है कि मुझे लग रहा है कोई ना कोई चल रहा है मेरे आसपास। फिर मेरे को एकदम पैंथर की आंखें दिखी, बिल्कुल येलो आईज दिखी एकदम फटाफट। मैं भगा, मेरा कैमरामैन भगा, हम बिल्कुल एकदम वॉल के बिल्कुल एज में जाके ऐसे खड़े हो गए और मैंने कैमरामैन को लाइक बोल दिया मतलब तैयार रही हो। फिर मुझे लगा कि चल यार कर लेते हैं, क्योंकि यार ये शायद हमारा लास्ट वही है कि इसके बाद हम दोबारा नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। फिर मैं सेकंड टाइम दोबारा वही इनिशिएट लेता हूँ, दोबारा उस तरफ जाने का, माइंस की तरफ जाने का। फिर भाई जैसे ही मैं वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। जब आप वहाँ पे गए वो लोकेशन है कैसी, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि भाई वो लोकेशन जैसे आप कह सकते हो एक महल की तरह है। आप मतलब एक एग्जांपल दूंगा, अगर आप दूर से देखोगे, मैंने एक ड्रोन शॉट भी डाला हुआ है, वो देखोगे एक महल की तरह है दूर से। मतलब काफ़ी लंबे लंबे पिलर्स हैं और नीचे उनका कुछ ऑफिसेज बने हुए जहाँ से वो माइंस को कंट्रोल करते होंगे, और नीचे थोड़ा सा अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप भी है। तो मैं बेसमेंट में भी घुसने की कोशिश कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मैं उस माइंस के अंदर चले जाऊं, लेकिन मेरा कैमरामैन मना कर रहा है कि भैया यहाँ पे भूत हैं, मत जाओ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। माइंस ऑब्वियसली माइंस कितनी बड़ी हो सकती है, आप समझ ही सकते हैं। तो भाई मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उस माइंस को ना वहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, वॉल्स लगा रखी हैं। लेकिन वहाँ पे भाई इतनी सारी एनर्जीज थी जो मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि तू भाई यहाँ से चले जा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, जिस वजह से मैं वहाँ रुक रहा हूँ, और मेरा मोटिव यही है कि भाई मेरे को ये जानना है कि लोग यहाँ पे आने से डरते क्यों हैं, क्या है ये माइंस का भाई राज। तो मैंने भाई वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी, मेरे डिवाइसेस पे बहुत सारे अलग अलग साइंस मुझे मिले। मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे बहुत पहले मिल रहा है, या मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ तो उस पर पहले से ही साइन आ रहे हैं। क्या पूछ रहे थे आप? लाइक कि यहाँ पे कितने आत्माएं हैं, कौन कौन यहाँ पे है, क्या आप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो। भाई थोड़ा ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो, जो आपके डिवाइस है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, जिनको नहीं पता। हाँ, मेरा डिवाइस एक ऐसी चीज़ है, लाइक अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो मैंने खुद असेंबल कराया है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाली हुई है। लोग EMF मीटर, मोशन सेंसर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ये कॉमन और बेसिक है। मेरा डिवाइस मैंने अपने अमेरिकन फ्रेंड्स और कैनेडियन फ्रेंड्स की वजह से भाई उस डिवाइस को असेंबल किया है इंडिया में, और वो सारे सेंसर्स मैंने मंगाए थे इंडिया में। उसके अंदर भाई जैसे बैरोमेट्रिक प्रेशर हो गया, जियोमेट्रिक सेंसर हो गया, जिसमें लाइक जैसे अर्थ में भी कुछ सेंसेशन हो रही होगी ना, लाइक आप चलते हो तो फ्लोर में कुछ ना कुछ सेंसेशन तो होती है, तो भाई वो भी डिटेक्ट करता है। अगर एयर प्रेशर में कोई चेंजेस है, लाइक मैंने ऐसे हाथ हिला दिया, तो उसमें भी अगर छोटा सी भी, माइनर सी भी डिफरेंसेस हैं, चेंजेस हैं, तो भाई वो भी डिटेक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे कि बताते हैं कि गोस्ट ये प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे भी डिटेक्ट करेगा। और जैसे जो यूजुअल डिवाइसेस होते हैं उसमें ऐसा कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर तुम इतनी आत्माएं हैं तो 3 लाइटें ब्लिंक हो जाती हैं। हाँ। तो आपके में कैसे वर्क करता है? भाई मेरी एक काइंड ऑफ रिंग लाइट है और उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। अगर उस सर्कल के अंदर या उसको कोई टच करेगा, या उस सेंसर के पास कुछ भी फ्लक्चुएशन होगी एयर की या अर्थ में कुछ भी सेंसेशन होगी, तो भाई वो डिटेक्ट कर लेगा। और एक टेम्परेचर भी वो डिटेक्ट करता है। तो यूजुअली जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर देखे हैं मैंने, वो सिर्फ यही यूज़ करते हैं कि EMF कर लेते हैं, सेंसर्स कर लेते हैं, और मतलब 3-4 डिवाइस यूज़ करते हैं। लेकिन फिर मेरे को लगा कि भाई मुझे ना आगे बहुत जाना है और ये मेरा पैशन है, तो भाई मेरे को इस एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा आफ्टर गौरव तिवारी सर। तो वहाँ पे मैं वो उस गैजेट का यूज़ कर रहा था, वहाँ पे साइन मिलने लग गए। मुझे पता चल गया कि यहाँ की जो स्पिरिट्स हैं मुझे कंफ्यूज कर रही हैं और हो सकता है मुझे नुकसान भी पहुँचा दें। तभी क्या हुआ, जैसे ही मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एकदम पीछे से पैंथर की आवाज़ आती है दहाड़ने की। फिर से हाँ, उसके बाद भाई मैं एकदम आगे की तरफ कूदता हूँ। मैं डिसाइड कर लेता हूँ मैं अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा साइन है। अब वो मेरे लिए पैरानॉर्मल भी हो गया, क्योंकि जिसे मैं समझ नहीं पाया। भूत होना कॉमन है, मुझे पता है भाई वहाँ पे भूत है, वो मेरे लिए कॉमन है, लेकिन किसी भूत को ना समझ पाना मेरे लिए पैरानॉर्मल है, व्हाट आई बिलीव, और मेरा ये मानना है। तो भाई मैं वहाँ पे गया, मैंने एकदम गैजेट उठाया, बस जैसे ही निकल रहा था, निकलते निकलते मैंने बोला कि भाई बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। जैसे उस जगह को मैं छोड़ने को हुआ, मेरा पैर फिसलने लग गया, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड,
मेरे कैमरे की बैटरी डेड, मेरी लाइट की बैटरी डेड, वो सारी वहाँ पे जितनी बैटरीज थी वो सारी ड्रेन हो गई, उसमें बिल्कुल भी भाई लाइट नहीं थी। बस अब ये कह सकते हो कि भगवान की ब्लेसिंग कह सकते हो, जिस वजह से मैं उस छोटे से पार्ट को, मतलब एक ऐसी वॉल्स हैं, अगर आप इधर इधर मतलब लाइक आपका पैर चले जाएगा तो आप गिर जाओगे वहाँ पे, तो बस उसे क्रॉस कर चुका था मैं। फिर भाई मैं अंधेरे में उस जगह से रुकते 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 वापस रिटर्न आया हूँ। तो वो मेरे लिए पैरानॉर्मल भी हो गया और हॉन्टेड भी हो गया, कि जहाँ पे मुझे भी डर लगा। ऐसा नहीं है मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ये नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकता। लड़ने के लिए मैं वहाँ खड़ा हो सकता था, लेकिन जानवर से नहीं लड़ सकता ना। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मुझे ये लग रहा था कि ये जानवर शायद वो स्पिरिट्स ही क्यों ना हो। आपको पैंथर की वैसे कुछ वो नहीं दिखी कि पैंथर ही पैंथर खड़ा है वहां हाँ, पे, ऐसा पैंथर नहीं दिखा, आंखें दिखी और दहाड़ने की आवाजें आई। एक बार मुझे मोमेंट लगी, मैंने आपको बताया भी कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ मेरे आसपास चल रहा था। और ये भी भाई इंडिया की सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है लंबी देहर माइंस। लोग लंबी देहर माइंस करते हैं, लेकिन मैं वो असली लंबी देहर माइंस को शूट करके आया हूँ। तो ये मेरे लिए एक खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बनने को मैं भी एक्टर बन सकता था, मेरे को सिंगर बनने का बड़ा शौक था, मुंबई शिफ्ट होने का बड़ा शौक था, बहुत सारे का, मैं एक बहुत सॉर्टेड जॉब भी कर रहा था, लेकिन इस टेढ़ी चीज़ को समझने के लिए मैंने इस फील्ड में पैर रख दिया। भाई लेकिन मानना पड़ेगा आपको, ऐसी लोकेशन पे जाके आप ड्रोन भी उड़ा रहे हो, और ड्रोन को उड़ाने में हमें पता है कितना टाइम लगता है, क्या होता है बंदा डर के भागी जा भाई रहा है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, दिन के टाइम वहां पहुंच के आराम से रास्ता वास्ता देख के रात को रुक गए। नहीं ऐसा। भाई, वो कहते हैं ना कि किक मुझे उसी में मिलती है कि मैं कभी भी पहले लोकेशन नहीं देखता, मैं लोकेशन के बाहर ही खड़ा होता हूँ। जैसे ही रात के 12, 1, 2 बजे बजेंगे, और ये जो टाइम दिखाने का, गूगल टाइम दिखाने का ट्रेंड भी है, ये सागर तिवारी ने भाई स्टार्ट किया था। वरना लोग घड़ी में फ़ोन में टाइम चेंज करके वीडियोस बना लेते थे और बोलते थे कि हम 2 बजे भाई एक हॉन्टेड प्लेस पे आ गए हैं। तो आई वॉज द वन कि जिसने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया, जिसने कई लोगों के काम को बंद भी कराया। तो मेरे को वाइब भी उसी में आती है कि जब मैं ऐसी जगह पे जाऊं जिसके बारे में मुझे खुद ही नहीं पता हो। वरना अगर मैं आपका, जैसे मैंने आपका घर देख लिया, मैं यहाँ पे घूम के चला, मुझे पता होगा यहाँ पे किचन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, मेरे को वाइब ही नहीं आएगी, मुझे खुद ही फील नहीं होगा। तो मुझे भाई वो एडवेंचर और वो चीज़ों को जानने की जिज्ञासा तभी होती है जब मैं उसमें रात में घुसता हूँ। भाई वहां से वापस आने के बाद कभी ऐसा हुआ कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपको बुखार हो रहा है, या आपका भाई कुछ भी? वहाँ पे नहीं हुआ था वो, नहीं वहाँ पे बिल्कुल मैं नॉर्मल था, लेकिन एक ऐसी ही लोकेशन थी जहाँ पे भाई मैं बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब होने वाली है। बताओ ना भाई क्या हुआ था। ये एक हॉन्टेड स्कूल है और ये यूपी में था। यहाँ पे जैसे वो शेड गिर गई थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी स्कूल में। तो स्कूल में जब डेथ हो गई थी भाई, तो काफ़ी टाइम से वो स्कूल बंद रहा। मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने मेल किया कि सर ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो, जो आप चार्ज करोगे मैं भी आपको दूंगा। तो मैंने बोला यार बच्चों की बात है, पैसा क्यों लेना है, चलते हैं। भाई मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं 2 बजे, मेरे को आज भी याद है, मैं 2 बजे वहाँ पे रात को घुसा था उस स्कूल में। और वहाँ पे मैंने नेचुरल इन्वेस्टिगेशन करी थी, जिसमें किसी भी मशीन का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसमें एक बैलून रखा हुआ है सामने। जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बेटा आप मेरे आसपास हो, और मैं बोल रहा हूँ बेटा अगर आप मेरे आसपास हो तो इस बैलून को लेफ़्ट करो, इस बैलून को राइट करो, तो आप वो वीडियो देखोगे। मतलब वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं है उस रूम के अंदर, आप वीडियो देखोगे बिल्कुल वाइड एंगल में वो शूट हो रहा है, बीच में बैलून रखा है, जैसे जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे वैसे वो बैलून मूव हो रहा है। तो वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट्स जो थी वो मुझे आंसर तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस लोकेशन से निकला, उस लोकेशन से निकलने के बाद ही भाई मेरी कार का क्या कहते हैं वो एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही एक्सीडेंट मतलब ठीक कराया मैंने, उसको रिपेयर कराया वहाँ से, उसके बाद भाई कार का टायर फट गया। जैसे ही टायर फट गया तो उसके बाद बैटरी ख़राब हो गई, बैटरी ख़राब होने के बाद भाई उसका कैम्बर फट गया। तो मैं कार को 4 दिन में लेके आ पाया दिल्ली वापस। तो मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है। मैं उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने बोला कि हनुमान मंदिर चलते हैं, कनॉट प्लेस भाई दिखाते हैं। हनुमान मंदिर गए भाई। जैसे ही मैं लैपटॉप लेके जा रहा था, नया लैपटॉप लिया मैंने, वो कार में रख के गया, वो लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई। मतलब लाइक एप्पल का जो मैक प्रो था वो एकदम स्क्रीन टूट गई। मैंने बोला यार ये कुछ हो रहा है, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे मेंटली ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, मेरे अपने लोग नहीं हैं। मुझे ये लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है, मुझे बार बार कोई टच करता रहता है, मुझे ये फील हो रहा है।
सपनों में वो स्कूल नज़र आने लग गया। मेरे को ये लगने लगा कि बच्चे वहाँ से आवाज़ मार रहे हैं। मैंने बोला यार ये बड़ा डिस्टर्बिंग सा हो गया भाई। मैंने 10-15 दिन काम ही नहीं किया। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। मेरी माँ मेरे से पूछ रही है कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा। मैंने बोला खाना खाने का मन नहीं है। मैंने बोला कि वो कह रहे कि चल दोस्तों के साथ चले जा, पार्टी में चले जा। मेरा मन ही नहीं है। फिर मेरे घर वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तू अपने बाबा के पास जा। फिर आप मानोगे नहीं कि मैं बाबा के पास गया। बाबा के पास जैसे ही पहुंचा, उन्होंने छूटते ही मेरे को एकदम बोल दिया कि गाड़ी के टायर फटने लग गए, गाड़ी ख़राब होने लग गई हैं, और क्या कहते हैं कमरे में अपने आप को बंद करके रख लिया तूने। मैं हाँ बाबा। उन बाबा ने भाई ऐसे ऊपर करके देखा, कहते जा अब कुछ हो जाए तो बता दियो। मैं बाबा मुझे डर लगता है कि मैं घर से निकलूँ ना। मतलब एक ऐसा भी लेवल आ गया था कि मेरे को डर लगने लगा कि यार मैं नहीं निकलूँगा अब घर से। तो उन्होंने बोला अब घर से बाहर निकल, जो करना है वो कर। तो मैंने कहा क्या हुआ था? कह रहे बच्चों की आत्मा लग गई थी ना तेरे पीछे। मतलब उनको मैंने कुछ बताया नहीं है। उनको कुछ बताया नहीं है कि क्या हुआ है, कहाँ गया था, कहाँ गया था, क्या किया था, कहाँ था, क्या करता हूँ। वो खुद से बोलने लगे कि भाई बच्चों की आत्मा लग गई है ना, जा दूँ, ठीक हो गया। मैंने कहा चलो यार ठीक हो जाऊँगा। फिर मैं थोड़े दिन बाद आया, मेरे को लगा यार वो स्कूल की वजह से मैं बड़ा परेशान रहा। भाई मैं दोबारा उस स्कूल में गया। मैंने बोला कि नहीं भाई ये इसको करना है, इसको सॉर्ट करना है। दोबारा उस स्कूल में गया। स्कूल में जाके फिर इन्वेस्टिगेशन करी। फिर वहाँ पे बच्चों की स्पिरिट से बात करी। वो मेरे को साइंस मिले, सब कुछ। भाई ये ना थोड़ा डीप में बताओ इस चीज को कि जैसे मान लो आपने बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछे। भाई थोड़ा सिनेरियो एक्सप्लेन करो कि आप क्लासरूम में थे, कहाँ बात कर रहे थे, हाँ क्या मैं बताता हूँ। मैं क्लासरूम लाइक 2-3 क्लासरूम थे गांव में। आपको पता है कुछ बच्चे दरियों पे पढ़ते हैं और कुछ बच्चों के लिए बेंच थी। तो भाई मैं वहाँ पे बिल्कुल जो सामने ब्लैक बोर्ड था और एकदम फ्लोर था, वहाँ पे बेंचेस नहीं थे। वहाँ पे मैं बैठा हुआ, मैं बच्चों से पूछ रहा था क्या बेटा आप लड़का हो? तो वो आपको वहाँ वैसे फील हो रहा था कि हाँ भाई वहाँ पे फिर बताऊँगा सेकंड टाइम मेरे साथ क्या हुआ उसी लोकेशन पे। मैं वहाँ पे पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं आप यहाँ पे हो? वो कह रहे हैं हाँ जी है। आपने मुझे पहचाना? तो वो ये भी आंसर कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे पता मतलब वो है। लेफ्ट या राइट कर रहे हैं, बलून ही लेकर नहीं, गया। उस टाइम सेकंड टाइम बलून शायद मुझे याद नहीं है। लाइक हाँ बलून भी था और वो भी थे। लाइक फिर वो ईएमएफ Machines. मीटर मशीन्स भी थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नेचुरल इन्वेस्टिगेशन जरूर करूँ यार। लोगों के माइंड में डाउट होता है ना भाई मशीन झूठ भी बोल सकती है। पर ये बलून क्या ये उस बोला जाता है कि भाई ये नेचुरल उसमें आता है कि वो ऐसी एनर्जीज कैच कर लेता है? भाई, बलून में पहली बार बलून मतलब मेरे को एक ऐसा एक गैजेट लगता है जिसको आप रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक रूम में वहाँ पे बलून रख दिया, एयर का कोई सोर्स नहीं है, वो मूव होगा ही नहीं भाई। आप दूर से बैठ लो वहाँ पे मूव होगा नहीं अनटिल अनलेस जब तक उसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा। तो वहाँ पे मैं बोल रहा था कि अगर हो तो आप इस बलून को मूव करो। और वो भाई वो इतना सेंसिटिव चीज़ है, एक बलून इतनी सेंसिटिव चीज़ है, आप उसे हल्की सी फूंक मारोगे वो एकदम उड़ने लग जाएगा। तो मुझे लगा कि ये एक मेरा प्रोसेस है, मतलब आप कह सकते हो कि इसे इन्वेस्टिगेट करने का। और वहाँ विंडो कुछ नहीं थी जहाँ से हवा एक दो होल जरूर थे, लेकिन वो होल ऊपर की तरफ थे, लेकिन बलून बिल्कुल बीच में रखा हुआ था। तो उसमें मतलब आपको क्लियर पता चलेगा वीडियो में देख के कि हाँ वहाँ पे एयर का कोई सोर्स नहीं और होगा। भाई जब आप फर्स्ट टाइम गए थे तो ऐसी कुछ बात हुई थी कि वो आपके साथ ही आ गए? मतलब आपने वो कॉन्वर्सेशन एंड कैसे करी, या मतलब इन्वेस्टिगेट करने का पर्पस क्या था? कि जैसे सबको पता ही है वो हॉन्टेड है, पर आपने जाके वहाँ पे मतलब ये बताओ कि फिर उसके बाद प्रिंसिपल के साथ आपकी क्या बात हुई? करने का रीज़न क्या होता है? लोगों का रीज़न होता है उस हॉन्टेड जगह को सिर्फ हॉन्टेड है या नहीं बताना। लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि उस हॉन्टेड जगह को बिल्कुल फ्री कर देना, कि वहाँ पे लोग जाके रह सकें। उस स्कूल को मैं दोबारा चलवा सकूँ। उस प्रिंसिपल का मेन मोटिव ही यही था मेरे को मेल करने का, कि वो स्कूल चलने लग जाए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे जा रही है, बच्चे 20 किलोमीटर दूर जाते हैं गाँव में पढ़ने। तो सेकेंड टाइम मैं गया, मैंने वहाँ पे सवाल पूछे कि बेटा आपने मेरे पीछे आए थे? तो उन्होंने उस बात का आंसर किया कि भाई मैं आपके पीछे था, मैं आपके साथ था, आप मुझे देख रहे हो, मुझे टच कर सकते हो। तो वो आंसर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रॉपर भाई। तो उस स्कूल में जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी तो मुझे पता चल गया कि भाई अब इस स्कूल में स्पिरिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं बच्चों की। और बच्चों की जो स्पिरिट होती है ना वो बड़ी मतलब आप कैसे ज़िद्दी होती हैं। आप समझ सकते हो कि जैसे बच्चा एक होता है तो ज़िद्दी होते हैं, किसी को चॉकलेट चाहिए, तो वो भी स्पिरिट्स बिल्कुल ज़िद्दी थी कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी उस स्कूल को। क्योंकि आप समझ सकते हो क्योंकि बच्चे ना थोड़े से इमोशनल भी होते हैं और ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो भाई मैंने अपने बाबा को बुलाया, और मेरे बाबा कोई ऐसे ही नहीं है कि कोई सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ 95 उनकी जिनके एज पास है, आप गए थे जिनके उन्हीं को पास मैं बुलाया। जाता हूँ, मेरे पास 95 years के 95 वो। ईयर्स उनकी एज है, जो बैठे बैठे मुझे बता देते थे कि भाई मैं इस टाइम क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वो पावर्स मेरे हिसाब से मैंने आज तक कहीं एक्सपीरियंस नहीं करी। तो उनको मैंने बोला कि मतलब बाबा ऐसी बात है, और मैं और आप चलते हैं, करते हैं। भाई उस स्कूल में गया मैं, आप मोटिव पूछ रहे थे ना, मोटिव ये था स्कूल में उन बाबा को मैंने 2 दिन वहाँ पे लेके गया। रात को मैं उनके पास गया, उनसे पूजा कराई अपने पैसों से, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। उस स्कूल को मैंने दोबारा रीओपन कर दिया, और उस स्कूल में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, और उस स्कूल में बच्चे एकदम मतलब लाइक चिल कर रहे हैं, अब आप कह सकते हो। मैंने वीडियो भी डाली है। तो हवन जो नॉर्मल जो पूजा होती है कि जो नॉर्मल पंडित करते हैं वैसा ही था, कुछ अलग था? नहीं 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 भाई, नॉर्मल पंडित मतलब नॉर्मल पंडित तो यार एक मैं हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। लेकिन एक पंडित हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि पंडित डेली 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो 95 ईयर्स का जो बाबा है, वो अगर उस चीज़ को कर रहे होंगे तो उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा। बट उस पूजा के बारे में आप बता सकते हो, और उसके बाद उन्होंने कुछ भाई, बताया ये हो, कुछ- कैसे फ्री करा उन्हें? हाँ मतलब ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी है कि इसको बताना थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ अपनी तंत्र मंत्र विद्या, उनके पास सिद्धि है काली माता की, और मतलब आप कह सकते हैं कि वो हनुमान जी से डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन वो कभी फेमस नहीं होना चाहते, ना ही उनका ये मकसद है, ना ही वो कभी पैसे लेते हैं। जो पैसे लेते हैं वो मैं देता हूँ उनको, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, उनको भी आगे अपना फैमिली को देखना है, उनके भी बच्चे हैं। भाई वैसे ये होते हैं जो एक्चुअल में जेन्युइन होते हैं, वो लोग कैमरा के सामने नहीं आते, और उनका कुछ मोटिव भी नहीं होता कि मुझे पैसा कमाना है या फिर ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार। और मेरा मोटिव जो मैं हमेशा बोलता हूँ पैरानॉर्मल में घुसने का, वो यही है कि मैं हमेशा सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि जो स्पिरिट जो वहाँ पे है जगह, उसको भाई फ्री करूँ, मुक्ति दिलाना मेरा काम है। अब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ऐसे बाबाओं की हेल्प से मैं इन चीज़ों को करता हूँ, और तभी इस फील्ड में मतलब इंटरेस्ट है, और नए नए केसेस मेरे पास आते रहते हैं। भाई अपने कोई और नए केस के बारे में बताओ जहाँ पे आप गए और आपने कुछ ऐसा फील करा हो कि यार वहाँ तो आपकी हवा टाइट हो गई बिल्कुल। भाई एक ऐसी जगह है उत्तराखंड में, एक भाई लोहा घाट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, और लोहा घाट एक शहर है। उसके ऊपर है एक पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर टॉप पे एबॉट माउंट करके। हाँ वो एबॉट माउंट भाई वहाँ की मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, और वहाँ पे जो हुआ है मतलब मैंने आज तक कभी, और इवन वो वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल में काउंट होता है। अच्छा और आप एक चीज़ आपने कभी सुनी नहीं होगी कि चर्च भी हॉन्टेड होते हैं। लाइक चर्च के अंदर, मतलब लाइक एक गोवा में चर्च है, वो बताते हैं कि हॉन्टेड है, लेकिन अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो भाई वो हॉन्टेड क्यों है? तो वहाँ पे ऐसी 3-4 जगह जो बड़ी हॉन्टेड है। तो उसकी स्टोरी भाई ये है कि वहाँ पे एक ज़माने में मतलब जब ब्रिटिशर्स का टाइम रूल करते थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब वो ब्रिटिशर्स वहाँ पे जा रहे थे तो कुछ ब्रिटिशर्स वहाँ पे रुक गए, क्योंकि उनको वो जगह बड़ी पसंद आई। तो वहाँ पे एक एबॉट हेरल्ड माउंट करके एक बंदा था, वो वहाँ पे रुक गया, और उसने अपना घर वर बनाया, वहाँ पे कुछ हवेलियाँ बना ली। फिर उसके बाद वहाँ पे उसने एक हॉस्पिटल खोल दिया वहाँ पे, कि भाई लोगों की ना फ्री सेवा हो, इलाज हो, लोग यहाँ के गांव के जो परेशान रहते हैं। उसमें कुछ फॉरेनर्स भी थे और जो लोकल कुछ इंडियंस थे वो भी, तो वहाँ पे लोगों को इलाज मिल सके बेसिकली। तो भाई वो हॉस्पिटल चलता रहा कुछ टाइम तक। तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मॉरिस, और डॉक्टर मॉरिस का दूसरा नाम था, और पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में फेमस है, डॉक्टर डेथ। उसको डॉक्टर डेथ बोलते हैं। तो क्या हुआ भाई कि जब वो डॉक्टर अपॉइंट हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट ठीक ज़रूर होते थे। मतलब ये बड़ा चलता था कि डॉक्टर मॉरिस को दिखाना है, डॉक्टर मॉरिस यहाँ पे रहते हैं, और उनके अंदर बताते थे कि एक जादू है, और उनके पास ऐसी कोई पावर्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिससे पेशेंट ठीक हो जाते थे। कहते थे कि वो नब्ज़ देख के बताते थे कि वो पेशेंट की मरने की डेट टाइम बता देते थे। हाँ, और वो ज़िंदा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, मतलब वो ठीक हो जाए या नहीं हो पाए, वो भी वो बता देते थे। लेकिन ये चीज़ पूरे गांव में बहुत ज़्यादा फैल गई, और लोग वहाँ पे भाई कुछ भी, कोई भी बीमार होता था डॉक्टर मॉरिस के पास जाना है। तो डॉक्टर मॉरिस भाई उनको देखते थे, उनकी नब्ज़ देखते थे, और उसको बोलते थे भाई ये पेशेंट 2 दिन बाद
मर जाएगा, इसको वहाँ ले जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इलाज करने की। मतलब जो भी अलग अलग स्टोरीज़ हर जगह होंगी, लेकिन जो मेन स्टोरी वो ये है कि वो इलाज करने के लिए उनको एक जगह लेके जाया करते थे। एक उन्होंने अपना वार्ड बना रखा था, और उसके बाद भाई वो डॉक्टर उन पेशेंट को एक जगह पे लेके शिफ्ट कर देते थे। उस जगह का नाम होता था मुक्ति कोठरी, जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस क्या करता था, लोगों को वहाँ पे मतलब कुछ जैसे डेड बॉडीज़ को वहाँ रखता था, सबका ना मतलब एक सर्जरी करता था, सबके दिमाग खोलता था, और वो ये देखता था कि जब लोगों के हाथ पैर एक जैसे हैं, आंखें एक जैसी हैं, तो लोग सोचते अलग अलग क्यों हैं, आत्मा कहाँ होती है बॉडी में। मतलब उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वो करता था डेड बॉडीज़ पे। देखता था कि एक जिंदा इंसान और एक मरा हुआ इंसान अलग अलग कैसे सोचता है। मतलब वो सोचता था कि मरा हुआ इंसान भी तो सोच सकता है, अगर एक जिंदा इंसान सोच सकता है तो उसके बड़े बड़े अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते थे। भाई उसने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी 100 से ज़्यादा लोगों के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया जो मर गए हैं। और गांव वालों को ये हुआ कि यार ये जो टाइम डेट डिसाइड करता था वो उसकी मतलब बीमारी को लेके डिसाइड नहीं करता था, वो इसलिए डिसाइड करता था क्योंकि नेक्स्ट डे उसको या सेकंड नेक्स्ट डे उसको भाई मारना है और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, देखना है कि भाई ये करते क्या हैं, ये हैं क्यों, ये इंसान सोचता कैसे है, इनका दिल कैसे धड़कता है, ये सब कुछ मतलब सारी चीज़ें जो भी उसका प्रोसेस होया करता होगा। उसके बाद दिल्ली से भाई एक डॉक्टर अपॉइंट हुआ काफ़ी साल बाद। गांव में हबड़ा तबड़ी मच गई कि भाई ये डॉक्टर मॉरिस सारे पेशेंटों को अंदर ले जाता है और छोड़ता नहीं है, बताता नहीं है ऐसा क्या होने लग गया है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो डॉक्टर मॉरिस ठीक था, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जाके डॉक्टर डेथ के नाम से फेमस हो गया। और जब दिल्ली का डॉक्टर अपॉइंट होता है, वहाँ पे जाता है, वो बताता है कि भाई डॉक्टर मॉरिस ये रिसर्च करता था यहाँ पे। अब जो इंसान ज़िंदा था वो उसे बेहोश करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा, तो भाई कहीं ना कहीं उसकी आत्माएं भटकेंगी वहाँ पे। तो 100 से ज़्यादा बताते हैं कि वहाँ पे आत्माएं भटकती हैं, और वहाँ पे चर्च भी है, ग्रेवयार्ड भी है, और वो हॉस्पिटल भी है। अब पहला स्टेप क्या है, पहला भाई चर्च है। बताते हैं कि डॉक्टर मॉरिस की आत्मा वहाँ पे भटकती है, डॉक्टर डेथ की आत्मा उस चर्च में भटकती है। उस चर्च में मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है, वहाँ मुझे साइंस मिले थे। क्या साइंस? वहाँ पे भी भाई मैं एक ऐसा इक्विपमेंट लेके गया था, वो भी नहीं था, उसमें भी काफ़ी सारे सेंसर्स थे। मैंने क्वेश्चन जब पुटअप करे थे तो वहाँ पे डॉक्टर मॉरिस नहीं था, लेकिन कुछ और स्पिरिट थी, और वो स्पिरिट वो थी जिनके साथ उस ज़माने में एक्सपेरिमेंट हुए थे। पूछा उनसे? हाँ। फिर सेकंड मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, वहाँ पे ग्रेवयार्ड थी, उस ग्रेवयार्ड के पास मैं गया। ग्रेवयार्ड में मैं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ पे ना मतलब बड़ी बड़ी ऑब्स दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है, वाइट शेडो दिख रही है। और वो फेमस जगह इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर और पैंथर मिलते हैं। पैंथर्स बहुत हैं वहाँ पे, मतलब नॉर्मली इंसान नहीं जा सकता भाई वहाँ पे, रात को तो नहीं निकल सकता। और पहले भी मैं वहाँ पे गया था, लेकिन हम वापस आ गए थे। और वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स ने भी वीडियो बनाई है, जब उन्होंने टेंट लगाया था तो उसके आसपास टाइगर भटक रहे थे। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन कर नहीं पाए। उसके बाद भाई ग्रेवयार्ड के पास गया, वहाँ पे साइन मुझे नहीं मिले, लेकिन मुझे आसपास अपनी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। सब कुछ दिख रहा था कि भाई कोई शेडो ज़रूर है। अब कई चीज़ें हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हवा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो वैसी वो चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी और दिख भी रही थी, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप मेरी उस वीडियो को देखोगे तो शायद उसमें आपको वो दिखेगा कि एक ऐसी लाइट वहाँ से आ रही है जहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता लाइट आने का। तो उसके बाद भाई मैं उस हॉस्पिटल में गया जहाँ पे एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता था और शिफ्ट करता था, वो दूसरी जगह थी। थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसा था वो हॉस्पिटल? भाई मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हम ट्रैक करके गए काफ़ी आगे तक, 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने वहाँ पे ट्रैक किया होगा। आज तक वहाँ पे नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं जाता। वहाँ पे हम ट्रैक करके गए, ट्रैक करने के बाद हम झाड़ियों जंगलों के बीच में से निकले। फिर वहाँ पे देखते हैं एक बहुत पुराना, जैसे नहीं जंक यार्ड बना होता है, तो वहाँ पे वो काफ़ी पुराना ऐसा बना हुआ था, बहुत लंबा सा था। और वहाँ पे अलग अलग रूम्स बने हुए थे, जैसे हॉस्पिटल में होते हैं कि भाई ये मेडिसिन यहाँ मिलती होंगी, यहाँ पे डॉक्टर्स होते होंगे, यहाँ पे टेस्ट होया करते होंगे। तो वो काफ़ी बहुत पुराना है और अंग्रेज़ों के टाइम का है वो।
आई थिंक 1915 समथिंग ऐसा कुछ है, 42-15 के बीच में तो ये। पुरानी अलमारियां, कबर्ड वगैरह, बेड वगैरह सब पड़े हैं वहाँ मतलब हाँ भाई, लॉक लगा हुआ है, काफ़ी जगहों पे लॉक है, बट वो गेट पुराने हैं और वो विंडोज़ पुरानी है एकदम। वहाँ पे दिख रहा है कि यार सब कुछ ऐसा है जो पुराने ज़माने में ही था, कुछ वहाँ पे नया नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मेरे मशीन्स पे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मेरे आसपास मुझे ये फील हो रहा था, मेरे पूरे बीएड की जो रोंगटे थे खड़े हो गए, मेरे पैरों के रोंगटे खड़े हो गए। और उस जगह पे मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि भाई मैं पूरे हॉस्पिटल को एक बार ऐसे लुक अराउंड कर लूँ, पूरा सर्कल करके ऐसे देख लूँ, घूम के देख लूँ। तो वहाँ पे भाई हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। लेकिन वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत वियर्ड था मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे आना मैंने गलत डिसीज़न लिया है, मेरा डिसीज़न बहुत गलत है यार, मेरे को यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार कोई ना कोई पैंथर आ जाएगा या कोई ना कोई स्पिरिट्स मेरे साथ लग जाएंगी और जिससे मैं शायद ना बच पाऊँ। वो जगह मेरे लिए थी एक ऐसी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स भी मरे थे, कुछ इंडियंस भी मरे थे, तो सबको समझना मुश्किल है। आप एक स्पिरिट से तो डील कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, लेकिन जब वो 50-100 से ज़्यादा होंगी तो आप शायद डील नहीं कर सकते हो। तो उस हॉस्पिटल के बाद मैं मुक्ति कोठरी में गया, लेकिन अब वो मुक्ति कोठरी एक जगह है जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, उसको मतलब लोगों ने ले लिया है, हायर कर लिया है। वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोठीज़ बनी हुई हैं, लेकिन अब तक उस जगह पे कोई नहीं जाता, ना ही किसी की हिम्मत होती है। जिनकी प्रॉपर्टीज है वो तो रहते होंगे। हाँ भाई, वो हॉस्पिटल वाला एरिया काफ़ी दूर है, वो मुक्ति कोठरी दूर है, चर्च थोड़ा सा पीछे आगे की तरफ है, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। हाँ, और जो मुक्ति कोठरी है वो बिल्कुल लेफ्ट में है, बाकी सारी चीज़ एकदम सामने सामने है। तो वहाँ पे भाई कोई हिम्मत नहीं करता जाने की। आपको ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं मिले कि यार कुछ आवाज़ आ रही है, खिड़की खुल गई या भाई दरवाजा बंद- चर्च में मिले थे, चर्च में मिले थे। और वो एक्सपीरियंस मेरा एक ऐसे था कि मैंने वहाँ पे जब मैं चर्च की विंडो से देख रहा था तो मैंने किसी को जाते हुए देखा था, लेकिन वो बात मैं ऑन कैमरे नहीं बोल सकता क्योंकि लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे वो आप। रिकॉर्ड, क्योंकि मैं चर्च में था, मैं शूट कर रहा था, मतलब कैमरा मैन ऐसे शूट कर रहा है, मैं इधर खड़ा हुआ, मेरे को वो विंडो दिख रही है सामने, और वहाँ से भाई मैंने जाते हुए लोगों को देखा। कितने लोगों को? हाँ, मतलब 2 लोगों को जाते हुए देखा, किसी को जाते हुए देखा मैंने। और उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई लोकल बंदा आ गया हो, लेकिन जैसे ही मैंने उस वीडियो को पॉज किया और मैंने बाहर जाके देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था भाई। और उस चीज़ को मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि लोगों को लगेगा व्यूज़ के लिए कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। और वहीं से आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं 3 दिन क्या कहते हैं, रुद्रपुर में रुका रहा। रुद्रपुर में रुका, एक दिन मैं हल्द्वानी में रुका, और हल्द्वानी के बाद मैंने कोशिश करी एक और घर शूट करने की। और जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरे को लगा मेरा कैमरामैन भी बीमार हो गया है। मैं एक और कैमरामैन को बुलाता हूँ, वो एक सरदार था, उसको बड़ा शौक था मेरे पास वीडियोज़ में साथ में चलने का, एक्सपीरियंस करने का। वो भाई हल्द्वानी पहुँच गया। हल्द्वानी के बाद मैं रामनगर चला गया। वहाँ पे एक लाल घर नाम से बड़ा फेमस है, एक रेड हाउस। वहाँ पे बताते हैं किसी ने सुसाइड कर लिया था, उस लड़के की स्पिरिट वहाँ पे घूमती है। एक छोटा सा रूम ही है, लेकिन वो बिल्कुल खेतों के बीच में है। तो जैसे ही मैंने उसे इन्वेस्टिगेट किया, और उस दिन मैंने ये सोचा कि यार ये लाल घर है, क्यों ना मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से शूट करता हूँ। वहाँ पे मैंने ना लाल लाइट जला दी, लाइट के आगे फिल्टर्स लगा लिए, और मुझे लगा पूरा रेड थीम होगी और शूट करूँगा। तो जैसे ही हम शूट कर रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव भाई, वहाँ पे 3 कैमरे थे उस दिन, 2 फ़ोन थे, 1 कैमरा था। और जब वो शूट हो रहा था तो मेरे कैमरामैन ने बोला कि भाई स्क्रीन पूरी रेड होगी, एक बार मेरे को ऐसे ऐसे करके बुलाया पीछे से। जैसे ही मैंने देखा वो पूरी स्क्रीन रेड थी, कैमरे की और फ़ोन की। बुला, अच्छा। और जब हमने नेकेड आई से देखा, लाइट को हमने बंद कर दिया, मतलब वाइट लाइट कर दी, तब भी वो रूम हमें रेड दिख रहा था कैमरा पे, कैमरे में भी, आंखों से भी। अरे भाई वो रेड दिखने लग गया। मैंने बोला ये क्या हो गया। उसी टाइम वो जो सरदार था, जो एक्सपीरियंस करने आया था, कह रहा भाई मैं आपके सब बैग वैग उठा लिया करूँगा, सब कुछ कर लिया करूँगा, आप मुझे एक्सपीरियंस करा दो। जैसे ही वो रूम से निकला, उस रूम से उसे वॉमिटिंग होने लग गई, वो गिर गया, फेंट हो गया। उसको उठा के हम रामनगर वाले घर पे लेके गए, जिस लोकल बंदे के यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ था। वहीं से रात को गाड़ी बुक करी, उसको दिल्ली भेजा, और वो भाई 12 से 13 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, हॉस्पिटल में रहा वो। बताओ। और इसी से स्टोरी अटैच होती है एक और, कि मैंने चलो ये तो एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे ये तो पता चल गया कुछ था, लाल घर भी था, लाल चीज़ें हो रही थी।
और भाई मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि मेरा चैनल ना चले, मेरा करियर ना बने, अगर मैं इस बात को झूठ बोलूँ तो। मैं भाई ग्वालियर गया, ग्वालियर में मेरा कैमरामैन, एक लड़की भी मेरी कैमरामैन है, वो भी मेरे साथ हॉन्टेड वीडियो शूट करती है। तो उसको मैं ये स्टोरी बता रहा था, तो वो स्नैपचैट पे ऐसे फ़ोन पे फ़िल्टर यूज़ कर रही थी और मैं ऐसे लाल घर की स्टोरी बता रहा था। भाई उसका फ़ोन रेड हो गया, ये स्टोरी बताते बताते उसने फ़ोन फेंक दिया। सोचो वो स्टोरी मैं ग्वालियर में उसे, स्क्रीन रेड हो गई। हाँ फ़ोन की स्क्रीन रेड हो गई और वो स्नैपचैट खोल रही थी, मेरे साथ फ़ोटो ले रही थी। लाइक मेरे साथ 3-4 लोग और थे, मैं उसे स्टोरी बता रहा था। लड़की का नाम निधि है और उस लड़की ने फ़ोन फेंक दिया। अरे भाई वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं यार हिल गया। मैंने बोला एक छोटी सी जगह, तो कई बार भाई एक छोटी सी जगह भी इतनी हॉन्टेड हो सकती है ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा। अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रहा हो। हमारी तो नहीं हुई है। चलो अच्छा ही नहीं हुई भाई, और क्या। भाई तो वो बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था। मैंने बोला यार एक घर था वहाँ पे, चलो ये चीज़ें हुई। तो फिर वो सरदार से मैंने पूछा कभी चलना है, कह रहा भैया मेरी माँ ने कसम दे के बोल दिया कि आज के बाद नहीं। आज के बाद सागर तिवारी के साथ दिख मत जाइयो। भाई वो बंदा आज तक फ़ोन नहीं करता, बर्थडे पे विश करता है, सिर्फ ये बोलता है भाई हैप्पी बर्थडे, लेकिन मिलूंगा नहीं। मैंने बोला यार ये भी बड़ी अलग चीज़ है। मैंने मिल ले, कह रहा नहीं भाई आप जैसे बंदे के साथ नहीं मिलना। कह रहा आप तो हमेशा ऐसी जगह ले जाते हो जहाँ बंदा मरे ही मरे, बचने के कोई चांस ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई फील्ड ये चूज़ करी है। भाई जब आप उस रूम से बाहर आए तब आपको सब नॉर्मल दिख रहा है? जब हाँ मुझे सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन मेरी चेस्ट में पेन हो रहा था। बट मैं तब तक नहीं मानता जब तक मेरे साथ कुछ ज़्यादा ना फील हो, मुझे एक्सपीरियंस ना हो। टाइप का हॉरर आ रखा है जो स्पेसिफिकली जो लोग ये होते हैं ना, अगर कोई जेंजी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं तो उन लोगों को पता होगा कि देयर इज़ अ न्यू हॉरर इन टाउन जिसे बोल सकते हैं। वो है कि आइसबर्ग, टेयरलिस्ट, क्रीपीपास्ता, ये सारी चीज़ें हैं। और जेंजी लोग को पता होगा स्पेसिफिकली मैं क्रीपीपास्ता की कैसे बात करता हूँ। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पहले मैं स्टोरी समझा देता हूँ, फिर तुम्हें मैं क्रीपीपास्ता बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्रीपीपास्ता है मेरे चैनल से रिलेटेड ही है, ट्रू क्राइम वाले से, सर पे से, जेफ द किलर की। अब स्टोरी ये है जेफ द किलर की कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा इंसान था, ठीक है। खेती बाड़ी करता था बाहर, लेकिन यूएस वगैरह में, तो अमेरिकन रीजन में खेती बाड़ी करता था, अपने घर में रहता था और इनका वैसा स्टेबल टाइप का घर था। तुमने देखा होगा ना काउबॉयज मूवी दिखाते हैं, वैसा टाइप का घर था इनका, ठीक है। तो वहाँ रहता था अपनी फैमिली के साथ, कोई किसी से दिक्कत नहीं, दूर दूर पे घर थे, लेकिन ऐसा था कि आस पड़ोस का माहौल अच्छा था, ठीक है। लेकिन इतनी भी पुरानी बात नहीं है कि दुकान नहीं थी और गाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है। इतनी पुरानी बात नहीं है, नई नई बात ही है। तो जेफ जो ये लड़का था, ये बहुत अच्छा इंसान जैसे बोलते हैं, अपने आप में रहना, अपना काम करना, दूसरों की मदद करना, वैसा टाइप का था, ठीक है। और ये हेल्पफुल नेचर का बहुत था। तो इसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि अगर कभी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो मेरे कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जेफ अपने घर में सिंक की सफाई कर रहा था, ठीक है। तो जैसे अभी आते हैं ना प्रोटेक्टिव एसिड आते हैं, जिनसे मतलब कि अगर गलती से हाथ पे भी गिर जाए, जो हाथ पे वगैरह होते हैं, जो ये क्लीननेस वाले होते हैं, तो अगर हाथ पे भी गिर जाए तो अगर तुम हाथ धो दो तो तुम पे इतना असर नहीं होगा। पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले तो प्रॉपर एसिड, तो वही होते थे तेजाब, तेजाब, हाथ बस जल जाएगा। तेजाब भाई, हाथ जल जाता था उससे। तो उससे साफ कर रहा था वो, तो उसने लिया था ब्रूम, ठीक है, और वो साफ कर रहा था और उसने साफ करते करते सिंक के बगल में रखा वो बॉटल जो तेजाब का था। अब वो साफ कर रहा था और गलती से उसकी कोनी लग गई उस पर और वो पूरा एसिड उसके फेस पे गिर गया, ठीक है। और उसको पूरा फेस जलने लग गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भी करके उसने उठा और अपना पूरा का सर एक उसमें डाला, सिंक में, जिसमें पानी चल रहा था उस, सॉरी बाल्टी में डाला जिसमें पानी चल रहा था उस टाइम पे। तो उसने डाला तो कुछ तो डैमेज बचा उसका, लेकिन उसको फिर भी दर्द होता, तो वो चिल्लाते चिल्लाते गया एक फार्मासिस्ट के पास, ठीक है, कि मुझे दवाई दे दो। और उसको देखते ही वो चिल्लाने लग गया कि ये कैसा आदमी है, अजीब सा दिखने वाला, भाग जाए ऐसे, भाग जाए ऐसे करके लगे, ठीक है। तो उसने कहा यार इसकी मैंने इतनी मदद करी थी और यही मुझे ऐसा कर रहा है, बल्कि मैं तो उसका नेबर हूँ, है ना, मैं तो यहाँ पे पास में ही रहता हूँ। तो पहले उसने कुछ नहीं करा, फिर उसने कहा कोई नहीं तुम मुझे दवाई दे दो, मैं खुद ही लगा लूँगा। पहले उससे बोल रहा था कि तुम मेरा मरम पट्टी कर दो, फिर उसने कहा कोई नहीं तुम मेरी दवाई दे दो, मैं खुद ही लगा लूँगा। तो उसने दवाई ली, बैंडेजेस ली जेफ ने, और वो अपने घर गया और वो पट्टी लगा रहा है, उस पर दर्द भी हो रहा है। अब एसिड जब गिरता है ना तो चमड़ी तो जलती है, चमड़ी के नीचे पस और बन जाता है, और जब उसे हिला दो तो भाई बहुत दर्द होता है भयंकर, ठीक है। तो जैसे अगर कभी तुम्हारा ना हाथ गर्म तवे पे लगा होगा ना तो वहाँ पे पस बन जाता है, एग्जैक्टली वही सीन है, ठीक है। तो उसको दर्द भी हो रहा था और वो रैप भी कर रहा है अपना आपको, आधे बाल गायब हो गए उसके, ठीक है, फिर भी कर रहा है कुछ भी करके। तो जेफ की एक गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, जैसे मतलब उसकी लवर, तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड देवर लाइक कि मरना जीना सब साथ में हमारा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हमने साथ में रहना है।
तो वो घर आ रही थी और जेफ चिल्ला रहा था, तो भाग भाग के अंदर गई। उसने जैसे ही जेफ को देखा, उसकी शक्ल देखी कि ये तो ऐसा पस भरी हो गई है, लाल लाल सी है ना गर्दन तक, तो वो भी चिल्ला के भागने वाली थी वहाँ से। तो उसने कहा कि अरे रुको, मैं हूँ, जेफ हूँ, है ना, तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा नहीं, मैंने तो इस आदमी से प्यार नहीं करा था, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? मैंने तो इस आदमी से अपना रिश्ता नहीं बनाया था, मैंने इस आदमी से शादी नहीं करी थी, और वो भी वहाँ से चले गई। तो अब जेफ को ऐसा हो रहा था कि सब जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनसे मैंने हेल्प करी है जिन लोग की, वो ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज मेरा फेस ख़राब है। तो जेफ का वहाँ से साइकी होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो पहले वो अपने टाउन में ऐसे लोगों को मारता था जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते थे, बहुत ज़्यादा सुंदर जो लोग होते हैं ना। तो तुम्हें पता होगा ये कि बाहर देश में क्या होता है, देयर आर लाइक पोल डांसर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सुंदर एग्जॉटिक लड़कियाँ रहती हैं। तो वो जाता है वहाँ पे बाहर पर रुकता, ठीक है, और देखता कि कब कौन शिफ्ट से बाहर आ रहा है, उस लड़की को पकड़ के अपने साथ ले जाता और उसको पूरा का पूरा पहले चेहरा काटता था वो, और फिर उसे मार देता था। ऐसा करता था जेफ, ठीक है। पहले उसने शुरुआत करी लड़कियों से कि जो सुंदर लड़कियाँ थी। फिर उसने देखा कि यार लड़कियों को भी वही लड़के पसंद आते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं, जो दिखने में सुंदर होते हैं। तो फिर वो उन लड़कों को मारने लगा। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जेफ की लाइफ में जब वो लिटरली जोकर बन गया था। जोकर की कहानी पता है ना तुम्हें? ही इज लाइक रेबेल्ड अगेंस्ट द सोसाइटी से खुंदा गया उसे। तो जेफ भी लोगों को मारते मारते ऐसा बनता जा रहा था जैसे कि वो रेबेल कर रहा है सोसाइटी के अगेंस्ट। तो फिर उसने धीरे धीरे करके अब सुंदर लोगों से वो हर एक आदमी को मारने लग गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली जेफ की कहानी है। लेकिन ये कहानी आई कैसे? क्रीपीपास्ता मतलब बेसिकली ये होता है कि दी लेजेंड्स, तुम लोगों को पता है ना, मंकी मैन के बारे में सुना तुम लोग, है ना, मंकी मैन के बारे में सुना है, दिल्ली में होता है। तो ये भी जो लेजेंड है ना, ये क्रीपीपास्ता, ये आते हैं हमारे इंटरनेट से, ठीक है। अब ये स्टोरी बनती रहती है, इनमें आधी सच्चाई होती है और आधी मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, तुमने किसी और को बताई, तो थोड़ी चेंज कुछ एड-ऑन्स हो गए। हाँ, मसाला आ गया, चेंज मसाला आ गया तो फिर स्टोरी बदल गई। हाँ, तो ये बदलते अभी जेफ की कहानी ये है जो मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। लेकिन जेफ की कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी कि पहले 4chan एक वो है, वेबसाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रीपी है। अगर तुम्हें कभी मिले मौका तो 4chan पे जाना तो मैं रिकमेंड करूँगा मत जाना, पर फिर भी। तो वो डार्क वेब से एक्सेस होती है, नॉर्मली भी? नहीं, 4chan तो कोई भी कर सकता है। इट्स बेसिकली लाइक क्लीनर वर्जन नहीं, बट मोर एक्सेसिबल वर्जन ऑफ डार्क वेब, ऐसा टाइप का। जैसे रेडिट टाइप का हो गया, रेडिट पे स्टोरीज होती हैं। मतलब उसको नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं उसको, मतलब करना मत, पर कर सकते हैं बेसिकली है। क्योंकि 4chan में फिर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, डेटा ब्रीच का भी प्रॉब्लम है, तो करना मत, लेकिन कर सकते हैं। 4chan पर इसी चीज़ के लिए नहीं है कि क्रीपी चीज़ें उसमें बहुत सारी इन्फो है, लेकिन फिर बहुत सारी इन्फो जो कोई गवर्न नहीं कर रहा है, जैसे कोई देखभाल नहीं कर रहा ना, तो उसमें लोग ऐसी चीज़ें भी डाल देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है। जैसे मैंने 4chan में एक बार एक वीडियो देखी थी, मैंने एक बार 4chan में एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़का बैठा हुआ था कंप्यूटर के सामने। हॉरफाइंग स्टोरीज बता सकते? हाँ, बता सकते। तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ था कंप्यूटर के सामने, ठीक है, एंड ही वाज लाइक साइको, पूरा का पूरा साइको था। और उसने एक स्ट्रीम चल रही थी उसकी, मतलब जैसे ट्विच स्ट्रीम चलती है, यूट्यूब स्ट्रीम चलती है, और इधर साइड पे एक टाइमर था उसका, बहुत छोटा सा, ऐसे में टाइमर था, ठीक है। सेकंड्स बदल रहे थे, 14, 13, 12, 13। तो जैसे जैसे पहले तो जब वो 20 मिनट से स्ट्रीम कर रहा था तो उसने कहा कुछ नहीं यार, क्या है, लोग देख रहे थे, कुछ नहीं होता है। तो जैसे जैसे टाइम 15 सेकंड पे आया, उसने एक शॉट गन ली, लिटरली भी मुंह के अंदर रखी और गोली मार दी स्ट्रीम पे अपने आप को, जैसे टाइम 0 हुआ। तो ऐसी चीज़ें डालते हैं लोग 4chan पे, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, पर वो ये गवर्न नहीं कर रहा, कोई देखभाल नहीं कर रहा, तो उसी में। तो 4chan में सबसे पहले आया था ये जेफ द किलर की फ़ोटो, एक ये रही फ़ोटो, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा कि स्माइल कैसी है उसकी, अजीब सी है, पूरे होठ लाल है, शक्ल पूरी सफ़ेद है, और आँखों के नाम पे सिर्फ बटन है 2, देख रहे हैं ना। तो अगर ऐसे इंसान को, भाई मैं भी देखता है रियल लाइफ में, तो मेरे को भी डर लगता ही है। लेकिन फिर यहाँ से लेजेंड बनना शुरू हुआ, और जेफ द किलर की आधी कहानी ये थी कि उसके मुंह पे तेज़ाब गिरा था। और मुझे लगता है जो आधी कहानी है ना कि उसकी गर्लफ्रेंड से छोड़ के चले गई, उसके बाद जो डॉक्टर के साथ हुआ, ये सारी जोड़ के बनती रहती हैं। लेकिन क्रीपीपास्तास आर दोज कि इंटरनेट लेजेंड बोल दो तुम लोग इसे, ठीक है। किस पे तुम्हें विश्वास करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। ये होता है क्रीपीपास्ता। ऐसे एक सिमिलर क्रीपीपास्ता है, मतलब जेफ द किलर वाला तो नहीं है, लेकिन एक क्रीपीपास्ता है जो कि अगेन जेनजी लोगों को बहुत पसंद हो गई है। उसका नाम है smile.jpg, ठीक है। तो smile.jpg मतलब तुम्हें पता ही हो, फोटोज़, ठीक है ना, फोटोज़ हम सभी को पता है। लेकिन ये जो स्टोरी बनाई गई थी ना, ये जो क्रीपीपास्ता बनाया था, अगेन इसकी आधी इन्फॉर्मेशन कहीं से आई है, आधी इन्फॉर्मेशन इसकी जेनजी लोगों ने बनाई है। तो smile.jpg में क्या हुआ था कि
एक टाइम था, ठीक है, यूके की बात है, तो एक टाइम था कि जब नया नया ईमेल आना शुरू हुआ था, ठीक है, नया नया उस समय ये MS ब्राउज़र वगैरह ये सारे जो MS मैसेज होते हैं ना, ये सारे आने शुरू हुए थे। तो उस टाइम पे ईमेल का भी नया क्रेज़ था और ईमेल में अटैचमेंट का भी एक नया केस था, अटैचमेंट के साथ फ़ोटोज़ भेजते हैं लोग, ठीक है, तो फ़ोटोज़ का नया केस था। तो क्या हुआ कि एक अजीब सा ईमेल सर्कुलेट हो रहा था यूके के एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया में एक फ़ोटो को लेके, और उस फोटो का नाम था smile.jpg, ठीक है, और बोला जाता है कि जो भी उस फोटो को देखता था वो कुछ दिनों में या तो मर जाता था या फिर दे वेंट सो कम्प्लीटली साइको कि वो लोग ढंग से सोसाइटी में वो नहीं कर पाते थे, मतलब कि बिहेव नहीं कर पाते थे, लोगों से कैसे बात करनी उन्हें पता नहीं होता था ये चीज़, पागल हो जाते थे बेसिकली। दे स्टिल हैड दिस कॉन्शियस कि मैं अपने घर में हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं किसके साथ हूँ या फिर मेरे सामने कौन है, ठीक है। तो इस फोटो में बेसिकली क्या था कि एक आदमी था, जब ये बहुत टाइम से सर्कुलेट हो रही थी ना, तो लोगों में एक डर सा बैठ जाता था। मंकी मैन हुआ था हमारा दिल्ली में, ठीक है, तो उसके बाद लोगों में डर सा बैठ गया था कि यार जाना, छत पे आता है, छत पे आता है भाई, तो छत से और जंगल वाले एरिया से दूर ही रहो। तो यही सेम चीज़ हो रही थी जब smile.jpg सर्कुलेट हो रही थी आसपास, ठीक है। तो एक लड़का था, उसका नाम था मिस्टर एल। मिस्टर एल ने बोला है, जैसे मंकी मैन हुआ था, तो मिस्टर एल ने बोला कि मैं इसके बारे में ना थोड़ा जांच पड़ताल करता हूँ कि एक्चुअली हुआ गया यहाँ पे। तो मिस्टर एल गया, उससे सारे जिन जिन पे ये मेल गए थे उन सबको पहले पूछना शुरू करा कि कोई मुझे बता सकता है, तो सब ने मना कर दिया, हमें इसके बारे में फ़ोटो के बारे में बात नहीं करनी, या फिर उन्होंने ये बोला कि जो भी हमारी फैमिली मेम्बर ने जिन्होंने देखा था वो मर गए हैं, दोनों में से एक चीज़ हो रही थी। तो मिस्टर एल ढूंढे जा रहा, उसे लास्ट में एक लड़की मिली जो ज़िंदा भी थी और जिसका पति इस बारे में बात भी करना चाहता था, तो वो उसके घर गया अब, ठीक है। तो वो घर गया, उसने लड़की से बात करना शुरू करा और वो पूछ रहा था उससे कि इस फ़ोटो के बारे में क्या है। तो जैसे ही उसने नाम लिया smile.jpg, ठीक है, वो लड़की पागल सी होने लगी, सनकी सी होने लगी। वो उसे बोला कि मेरे को यहाँ बात नहीं करनी, वो बेड पे कूदने लगे, वो अपने कमरे में जाके बंद हो गई, ठीक है। तो मिस्टर एल के दिमाग में फिर ये हुआ, क्यूरियस बात है कि इसमें ऐसा भी क्या था, ये फ़ोटो ऐसी भी क्या थी, है ना, क्यूरियसिटी जागती ना इंसान की। उसने बोला ऐसा भी क्या था उसमें। तो उसने बोला कि सॉरी मेरी बीवी बात नहीं कर सकती, आप प्लीज़ चले जाओ। तो वो वापस गया मिस्टर एल, पर तब उसकी बीवी का उसे एक ईमेल आया। उसने कहा कि मैं तुम्हें उस फ़ोटो के बारे में बता सकती हूँ, इस पूरे लेजेंड के बारे में मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, लेकिन ये फ़ोटो एक कर्स है, एक श्राप है। जो भी आदमी इस फ़ोटो को देखता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर वो मर जाता है। क्या तुम्हें अभी भी ये फ़ोटो देखनी है, ठीक है, क्या तुम अभी भी इसके बारे में जानना चाहते हो। तो मिस्टर एल ने पहले सोचा, उसने कहा यार मर ही जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, है ना, मेरी भी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, रिसर्च कैसे करूँगा। हाँ, लेकिन फिर उसे लगा कि यार झूठ तो नहीं बोल रहे लोग, क्योंकि ऐसे अर्बन लेजेंड बहुत फैलते हैं यार, बहुत ज़्यादा फैलते हैं ना। तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। उसने कहा मैं सोचता हूँ इस बारे में, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन लास्ट में वो इस डिसीजन पे आया कि मुझे नहीं लेनी चाहिए फ़ोटो। अब मुझे नहीं लेनी चाहिए फ़ोटो, इस बारे में वो ईमेल लिखने वाला था उस लड़की को, मैरी को, तभी वहाँ से उसके हस्बैंड का मेल आ गया। उसने कहा कि तुमसे मेल पे बात करने के बाद उसके कुछ दिन बाद ही मेरी बीवी मर गई है, ठीक है, और वो मरी क्यों थी उसका भी एक रीज़न था, ठीक है। उसने कहा मेरी बीवी मर गई है, प्लीज़ तुम ट्राई करना कि तुम वो फ़ोटो ना देखो, ठीक है। अब मिस्टर एल को थोड़ा डर लगने लगा, तो उसने कहा यार सच में हो सकता है, मुझे फ़ोटो नहीं देखनी चाहिए। पर तभी उसी इंस्टेंट में जैसे उसने वो मेल पढ़ा, उसे एक अनोनिमस ईमेल आईडी से एक मेल आया, उसमें अटैचमेंट भी थी। उसने कहा जस्ट, और जो वर्ड्स उसमें ये थे, जस्ट सर्कुलेटिंग, जस्ट टेलिंग द वर्ड्स, जस्ट सर्कुलेटिंग द वर्ड, जस्ट एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स, ठीक है, कि मैं आगे इस बारे में बताना चाह रहा हूँ, इतना ही था। और एक अटैचमेंट थी उसमें। अब मिस्टर एल डर गया, उसने कहा मैं खोलूँ ना खोलूँ इसको, क्या करूँ मैं, ना मेरी ज़िंदगी भी दाव पे है। तो उसके दिमाग में ये भी क्वेश्चन था कि क्या मैं मैरी जैसे दूसरे लोगों को, हाँ ये बात भी थी उसमें कि अगर तुम वो फ़ोटो किसी और को दिखा दो तो अगर जो तुम पे कर्स लगा हुआ है ना वो किसी और पे शिफ्ट हो जाता था। हाँ, तो वो फ़ोटो देखने के बाद, जैसे मान लो मैंने वो फ़ोटो देखी, मैंने तुम्हें दिखा दी, तो अगर मैं पागल भी हो रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो बेसिकली मेरे से हट के तुम पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मैं फ़ोटो देख भी लूँ तो या तो मैं एक पागल हो जाऊँगा, या फिर दूसरी चीज़ ये थी कि क्या मेरे में इतनी शक्ति होगी, क्या मेरे अंदर इतना विल पावर होगी कि मैं किसी दूसरे आदमी की लाइफ ख़राब कर सकूँ, ये सोचा था वो। तो फिर उसने लास्ट में डिसाइड ये करा कि नहीं, मुझे smile.jpg नहीं देखना चाहिए, और उसने वो ईमेल बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम लोग को smile.jpg की फ़ोटो देखनी है तो ये है, ठीक है भाई। क्यों देखो, क्यों पागल करवा रहे हो भाई लोगों मैंने को? बहुत देर तक देखी है। मैं इस वीडियो पे ना कम से कम 1 महीने से काम कर रहा था, 1 घंटे की वीडियो, 1 महीने से काम कर रहा था मैं। परेशान हो जाएंगे लोग, ये कमेंट करेंगे फिर दबा के, भाई यार हमें क्यों दिखा दिया, हमें क्यों दिखा दिया। देखो तुम लोग भी देखो। इससे होना कुछ है नहीं, ये तो बस एक चलो उस टाइम पे चल रहा था ये ट्रेंड, ये चला होगा। पर ठीक ये है। भी हो सकता है ये असली फोटो ही ना हो।
ये भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ स्पेसिफिकली है। अभी तुम लोग फोटो देख रहे होंगे ना, यहाँ पे होगी वो फोटो, तुम्हें दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में इसमें एक हाथ है। अब उस हाथ की मिस्ट्री क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, और क्योंकि वो हाथ असली है। बेसिकली एक कुत्ते की फोटो है ये, जो कि स्माइल कर रहा है बहुत ज़्यादा क्रीपीली, लेकिन होता है ना कुत्ते जीभ लटका के बैठे रहते हैं तो उनके दांत दिखते हैं, तो वैसी फोटो है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बहुत ही ज़्यादा डार्क। और जिसने ये फोटो ली होगी उसका सब्जेक्ट से कैमरा बहुत ज़्यादा पास होगा, इसलिए सिर्फ कुत्ता लाइट में है, जो डॉग है सिर्फ वो लाइट में, और पीछे का बैकग्राउंड डार्क है। होता ही ऐसे, हम फ्लैश से कैमरा खींचते हैं, फ्लैश से फोटो खींचते हैं, सब्जेक्ट जो पास होगा वो होगा, और बड़ा रूम होता है तो पीछे का एनवायरनमेंट डार्क हो जाता है। लेकिन पीछे इसमें जो हाथ है वो हाथ किसका है, वो अभी असली मिस्ट्री है, तो उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ। तो अगर तुम लोग को अगेन पहले ये रही फोटो देखो, अगर तुम लोगों को पता चलता है कि ये हाथ किसका है तो मुझे भी पता भाई है। ढूंढो अगर कोई फोटो को देखता है ना वो मर जाता है, ये लो फोटो, ये रही फोटो, देखो भाई तुम अपना देखो। मैंने देखी तो तुम लोग भी देखो यार, सच में। पर टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई ने देखी है, वो जिंदा बैठे हैं और बिल्कुल अभी तक सही तो हालत में। जब तक आप देखोगे हमने भी देख ली होगी, तो कोई टेंशन नहीं। अभी तक तो जिंदा हूँ तो देखते हैं आगे क्या होता भाई कितने टाइम पहले देखी थी? है। एक महीना, 1 महीना। 1 महीना तो हो गया। हो सकता है लेट होता हो इसका असर। हो सकता है यार। तुम लोगों ने मूवीज़ देखी है ना वो वाली जिसमें ये होता है यार, अब हम हॉरर की बात कर रहे, तो जिसमें एक वीडियो क्लिप दिखा के ये सेम चीज़ होती है। मेरे को लगता है ये मूवी ही वहीं से आई है, smile.jpg से। अच्छा, जिसमें उसमें ना वो एक क्लिप दिखाते हैं किसी को भी, जिसने वो क्लिप देखी वो अपना सर फोड़ता है फिर कुछ दिनों बाद, और उस पूरे पीरियड में, उस एक हफ्ते में उससे क्रीपीली चीज़ें दिखती है। मेरे ख्याल से ये मूवी का ओरिजिन ही यहाँ से हुआ है, smile.jpg से। क्रीपी पास्ता से बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, बहुत सारी यार। एक स्लेंडर मैन होगा, तुमने अगर कभी सुना होगा, नहीं तो तुम्हारी ऑडियंस ने पक्का सुना होगा, तुम लोग तो हॉरर सुनते हो ना, तो तुम लोगों ने पक्का सुना होगा, एक स्लेंडर मैन था। तो स्लेंडर मैन की भी पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। फिर क्लोवर पे भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। एक बोलते हैं करेज द कावरली डॉग शो, उसके बारे में सुना, वो जो पागल से कुत्ता था, उसके बारे में बहुत सारी पिंक थ्योरीज कलर हैं। का। हाँ बस वही, उस पर भी बहुत सारे। तो वहाँ से बहुत सारे जो ये हॉरर वाले हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, स्पेशली क्रीपी पास्ता से बहुत ही ज़्यादा एक वो इंस्पायर। भी था जो सपने में आता है, वो दिखता है, क्या नाम था उसका? एक दिस मैन है, दिस मैन। दिस मैन का था कि भाई जब तुम सोओगे तो वो आपकी ड्रीम में आता है, और वो शक्ल आपकी ड्रीम में आती है ऐसी अचानक। मतलब आपने कभी देखा भी नहीं, मतलब क्या होता था, एक स्माइलिंग आदमी था, दिस मैन उसका नाम है, ये भी ऐसे इंटरनेट लेजेंड है। वो लोगों के सपने में आता था, तो किसी ने ना एक बार ऐसे इंटरनेट पे ढूंढा कि कौन है, क्या है ये, क्या चीज़ है, तो एक फ़ोटो आई वही जो सपने में आती थी, और उसके नीचे कई लोगों ने लिखा होता कि हाँ ये मेरे सपने में भी आता है, ये मेरे सपने में भी आता है, ये मेरे सपने में भी आता है। तो वो बस सपने में आ जाता है रैंडमली। सर्बियन लेडी जैसा है, सर्बियन लेडी नहीं सर्बियन लेडी तो फिजिकली दिखती है, दिखती नाचती है, वो सपने में आता है। पर एक कलेक्टिवली लोगों को दिख रहा था हाँ, और इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ है। अपने में देखने के बाद वही होता है, उन लोगों के साथ कुछ क्रीपी चीजें हो रही इसकी हैं। भी फोटो क्रीपी सी है, टकला सा आदमी है, हंस रहा है वो भी। कोई बात नहीं यार, एक हफ्ता तो मुझे इस पे भी आ जाएगी, 1 घंटे की वीडियो, ठीक है, चिंता की बात नहीं है कोई यार। इस पे रिसर्च करो जरा। दोनों का असर हो जाएगा एक साथ। दोनों को दोनों की फोटो दिखा देते हैं आमने हमारे सामने। पॉडकास्ट में एक बंदे ने एक स्टोरी नरेट की थी, उसने ये बोला था जो ये स्टोरी सुनता है ना तो उसको ऐसी हॉन्टेड आवाज़ें आती हैं रात को, तो वो स्टोरी भी सुन लेना, आपको वो भी आने लग जाएंगी फिर। मेरे साथ ऑलरेडी ये हो रहा है यार। अगर मैं जनरली बोलूँ ना तुम्हें, जैसे देखो जो तुम लोग व्यूअर्स हो, तुम लोग मतलब बेसिकली हमारी स्टोरीज तो सुनते हो, लेकिन बैक एंड में नहीं पता होता कि क्या चल रहा होता है। तो ये जो तीनों हैं ना भाई जी, ये बहुत बिजी हैं, सच में ये बहुत बिजी आदमी है, ठीक है। लेकिन अपने आप को कैसे सही रख रहे हैं, जितना मुझे लगता है अभी तुम लोग को देख के कि तुम तीन हो, तो तुम 3 पिलर हो, एक दूसरे से बात कर लेते होंगे, अपनी फैमिली से बात करते होते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है। मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं जितना ज़्यादा ट्रू क्राइम पॉडकास्ट बना रहा हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, जितना ज़्यादा खून देखता हूँ ना मैं, मेरा मेंटल थोड़ा क्रेजी सा हो रहा है। जो नूर वाला जब केस मैंने पढ़ा था, इतना घुस गया था उसमें यार, इतना घुस गया था, मेरे को रात में सपने नूर के आ रहे थे यार, कि नूर के साथ मैं कूद रहा हूँ नीचे, सच में। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होने लग गया। भाई पता चल रहा था क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे थे। थोड़े ओपन अप हो जाओ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के हाँ साथ। नहीं, मैंने दोस्तों को तो हमें बता कर दो मैसेज। हमें कर सकते हो। हाँ भाई, कोई लोड नहीं भाई है। तुम यहाँ आके हमारे साथ बताया करो, सारे लोगों पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो आप पे थोड़ा कम हो जाएगा। भाई जो फेलो क्रिएटर्स हैं आपके, जैसे आप बता रहे फिंग से बातचीत है आपकी, हमसे बातचीत है, करो अपना। फिंग भाई भी यही कह रहे थे यार कि मैं रिसर्च में बहुत ज़्यादा ही घुस जाता हूँ, तो वो थोड़ा इफेक्ट करता है, बट इतना लोड भी मत लिया आप करो बताना कुछ, हम बताएंगे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। पर ट्रू क्राइम में मैंने बहुत बार देखा है चीज़। एक बार जैसे मैं घुस जाता हूँ ना, एक तो दिक्कत ये है कि फिर मैं बैठे ही रहता हूँ। जब अगर मैं सुबह से बैठा किसी केस के बारे में पढ़ने के लिए, तो फिर होता है ना कि आदमी जिटर करता है, मैं जिटर भी नहीं करता, मैं बैठ गया तो बैठ गया, और फिर वो इतना सर में हावी हो जाता है वो केस, कि जब तक वीडियो रिलीज़ नहीं हुई, जब तक फोल्डर डिलीट नहीं करा,
तब तक वो दिमाग में घूमता ही रहता भाई ऐसा मेरे साथ हुआ था, वो एक जो नेटफ्लिक्स वेब सीरीज आई थी बुरारी केस, भाई हफ्ते तक दिमाग में रहा था वो खतरनाक भाई थी ना वो कि यार यार। वो क्या सीन हुआ है भाई, और विजुअल्स आते थे कि भाई क्यों देख ली वेब सीरीज, फिर मैं ये सोचता था, फिर मैं वैसी वेब सीरीज देखनी छोड़ दी भाई। है। अरे देखो यार। क्यों अपने आप को भाई टॉर्चर करना है। नहीं भाई मेरा काम क्यों बंद कर रहा है यार, मेरी वीडियो से देख लो ठीक है। लेकिन बुरारी बहुत खतरनाक था, सच में बहुत खतरनाक था वो। उसमें वो जो एक अलग लेवल केस है भाई, मतलब उस बारे में अगर बंदा सोचे ना, अगर ये मान के चले कि 99% वो बंदा साइको हो गया था तो चलो ठीक है, अगर 1% ये माने जो वो कर रहा था कि सत्य क्या वो एक्चुअली में अपने फादर से बात कर पा रहा था और जो उसने बोला वो सच है, तो ये कितना सही क्रेजी है यार। अगर वो सत्य है जो वो सोच रहा था, तो उसके हिसाब से तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं उनके लिए कि ये भी हो रहा था, ये भी था, 7 पाइप भी थे, 7 रेलिंग, सॉरी 11 पाइप भी थे, 11 रेलिंग भी थे, है ना। उसमें बहुत सारे एविडेंस है, लेकिन फिर वही है साइंस, है ना, साइंस नहीं मानती। मतलब ये कोई सच प्रूव नहीं कर सकता फिर कि हाँ उसके फादर से उस रेलम पे बात हो रही थी, वो एक स्पिरिट से बात कर रहा था, वो लिख भी रहा था और वो फिर कन्वे कर रहा था अपने फादर की बातें, ऐसे ऐसे करो। और हवन की चीजें भी थी ऊपर की भाई, हवन हो रहा प्रॉपर जैसे उसमें लाइक जेन्युइनली मेरे को बोला नहीं चाहिए अगेन, क्योंकि मैं ट्रू क्राइम वाला हूँ ना, तो मुझे फैक्ट्स की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई केस हैं जिनमें मैं सोचता हूँ कि यार शायद जो आदमी था वो हो सकता है कि उसका कुछ कनेक्शन होगा ईवल स्पिरिट से, तो एक वो यही केस है वो बुराड़ी का, जिसमें मेरे को लगता है कि हो सकता है कि उसका ईवल स्पिरिट से क्योंकि कनेक्शन ही इतने सारे हैं ना भाई, उसकी नोटबुक से लेके, उनकी बेटियों की डेट ऑफ बर्थ से लेके, शादी के उससे लेके, उनकी रेलिंग से लेके, उनके घर से लेके, हर एक चीज़ में इतने सारे कनेक्शन हैं कि सोचने वाली बात है कि इतने सारे कनेक्शन भी कहाँ से आए भाई। सोचता ही रह जाए बंदा सच एक में बार भाई अगर। बहुत ही ज़्यादा इसीलिए। चलो कोई नहीं भाई, आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो यार, थोड़ा चिलविल कर। आप हमारे पुराने कॉमेडी स्केचेस देख लिया करो, बीच में आपको अच्छा ब्रेक मिल जाएगा। इंस्टा पे भी डालते हैं हम भाई, अभी भी थोड़ी कॉमेडी करते हैं हल्की फुल्की, वो भी देख सकते हो, लाइट हो जाएगा मूड। रियल में हाँ रियलिट इंस्टा पे, तो आप देख सकते हो कुछ। उसके अलावा आप कुछ कंटेंट आप क्या देखते हो पर्सनली? यार मैं बेसिकली मैं देखता हूँ 2-3 घंटे वाली वीडियो यार। जैसे अगर मैं तुम्हें अभी अपना यूट्यूब दिखाऊँ, देखो हाँ, जो मैं रीसेंट वीडियो देख रहा हूँ वो भी ऐसी होगी कि किसी बारे में एनालाइज। ये देखो, एक तो तुम्हारी वीडियो है, ठीक है, रियल हिट प्रमोशन बाय द वे, गाइस सब्सक्राइब। ये भाई ने आने से पहले देखा है कि ये करते क्या है, देख तो ये लूं 3 जरा, लौंडे हैं इनका क्या है नहीं सिस्टम। मैंने पहले सुना है तुम्हारे पॉडकास्ट, लेकिन मैं इसमें एला थी ना यार, एंड आई लव एला यार, तो मैं उसका थोड़ा सुन रहा था कि क्या बोल रही थी। लेकिन ये देखो मेरा सच में ऐसे रहती है, 1 घंटे वाली अपनी वीडियो देखी मैंने ना, ये फिर गेम एनालिसिस वगैरह वगैरह। खिचड़ी देख रहे हैं भाई, और खिचड़ी कॉमेडी है भाई, खिचड़ी भाई बहुत मैंने कॉमेडी आपके है। कमेंट भी देखे थे एक वीडियो पे, लोग एसआर के कमेंट करते हैं, वो ऐसा परेशान करते हैं क्या लोग आपको? एसआर के वाला देखो भाई, आप बोल रहे हैं तो कुछ होगा ही, मेरे को तो नहीं दिखता भाई। तुम्हें लग रहा है कि मैं एसआर के जैसा दिख रहा हूँ? भाई हेयर स्टाइल थोड़ा वैसा है। एसआर के तो नहीं यार। हाँ बस भाई, एसआर के तो भाई भगवान, जिस दिन मैं एसआर के से मिल गया ना, मैं सच में रो दूंगा, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन सच में आई डोंट कंपेयर। भाई असली लेजेंड तो वो है, SRK ये है भाई। इंटरनेट लेजेंड तो पता नहीं ये क्या चल रहा है भाई एसआरके इज लिटरली द ओनली स्टार लेफ्ट इन बॉलीवुड। भाई उनको भी नहीं भूल सकते। किनको? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।